Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to today's lecture. In this lecture we will discuss 4 topic of our course and that is basically remaining models of software process development. जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में सॉफ्टवेयर प्रोसेस डेवलपमेंट को डिस्कस कर रहे थे, उसमें से हमने कुछ मॉडल जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन कुछ 3-4 हैं जो हमारे रह गए हैं, जो कि इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। उनमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट क्या है, फिर हम स्पाइरल डेवलपमेंट की बात करेंगे, इसके बाद हम एजाइल मेथोडोलॉजीज देखेंगे, आफ्टर दैट हम देखेंगे कि विन विन स्पाइरल मॉडल क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट से। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट का मतलब ही क्या है कि मॉड्यूल बाय मॉड्यूल इसमें वर्किंग होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि रादर देन डिलीवर द सिस्टम एज अ सिंगल डिलीवरी, द डेवलपमेंट and delivery is broken down into increments with each increments delivering part of the required functionality। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि ये जो इंक्रीमेंटल है मीन्स यहाँ पर हमारी मॉड्यूल बाय मॉड्यूल वर्किंग होती है। मॉड्यूल बाय मॉड्यूल वर्किंग कैसे होती है कि ये बेसिकली लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो सूटेबल है। अब अगर हम एग्जाम्पल लें, लेट्स सपोज के हमारा आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के LMS की बात करें तो इसमें क्या होता है कि चूंकि LMS जो है ये एक लार्ज प्रोजेक्ट होता है, इसमें हमारे पास डिफरेंट पोर्टल होते हैं। स्टूडेंट के लिए पोर्टल होता है, टीचर के लिए होता है पोर्टल, उसके बाद अगर आपके कोई HODs हैं उनके लिए सेपरेट पोर्टल होता है। तो हम ये सपोज कर रहे हैं कि हम एक LMS बना रहे हैं, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमने इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट की बात की और इसमें हमने ये कहा कि यहाँ पर मॉड्यूल बाय मॉड्यूल वर्किंग होती है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले मॉड्यूल पे काम किया जाएगा। सबसे पहले हम अटेंडेंस का एक जो मॉड्यूल है वो बनाएंगे, ठीक है। हम अटेंडेंस का मॉड्यूल बनाएंगे, हम वहाँ पर टीचर्स जो है वो देखेगा कि हमने अटेंडेंस कैसे मार्क करनी है, स्टूडेंट भी चेक करेगा कि आपने कैसे अटेंडेंस जो है उसको चेक करना है। उसके बाद हम जैसे हमने स्टूडेंट के अटेंडेंस का एक मॉड्यूल बनाया, उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि हम टीचर के अटेंडेंस जो है वो कैसे ले सकते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो टीचर है वो कैसे वर्क अपलोड, अपना जो काम है वो कैसे अपलोड कर सकता है, स्टूडेंट उसको कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट में कि हमने एक मॉड्यूल बनाया, उसी मॉड्यूल के अंदर हमने एक दूसरा मॉड्यूल बना दिया, फिर उस मॉड्यूल के अंदर हमने कोई तीसरा मॉड्यूल बना दिया। तो इस तरह की मॉड्यूल बाय मॉड्यूल आपकी डेवलपमेंट होती है। और इसके बाद यहाँ पर क्या है कि जैसे ही जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स उनको आपने प्रायोरिटाइज कर दिया जाता है, क्योंकि हमारा लार्ज प्रोजेक्ट है और उसमें डिफरेंट जब आपको मल्टीपल काम दिए जाते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि वो काम जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है, हम प्रायोरिटीज सेट कर लेते हैं। जो हाई प्रायोरिटी पे जो मॉड्यूल होगा हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको हम स्टैब्लिश करके उसको हम क्रिएट करके अपने जो आपका क्लाइंट होगा उसको हम देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप उसमें चेंजेस करते रहेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ये एक टर्म लिखी हुई है कि अपने रिक्वायरमेंट्स को फ्रीज कर देना है। मीन्स कि आपने जैसे ही डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है, पहले आपने जो रिक्वायरमेंट्स यूजर से स्पेसिफाई करवाई हैं उसको आपने ब्लॉक कर देना है। जैसे ही आप रिक्वायरमेंट्स को ब्लॉक करेंगे उसके बाद आपने वर्किंग को स्टार्ट कर देना है। अगर हम यहाँ पर आपके सामने एक प्रोसेस है, यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करना है। जैसे ही आपने रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करना है, आपने ये रिक्वायरमेंट्स वाला जो ब्लॉक है इसको आपने ब्लॉक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आप रिक्वायरमेंट्स जो है वो चेंज नहीं कर सकते। किस में आप रिक्वायरमेंट्स चेंज नहीं कर सकते, जो आप एक मॉड्यूल बना रहे हैं, ठीक है। आप जो मॉड्यूल बना रहे हैं उसके लिए आपने जो रिक्वायरमेंट्स यूजर से ले ली हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। ये बात की बात है कि आपने मॉड्यूल बना लिया, यूजर को दिया, यूजर ने क्या किया कि उस मॉड्यूल को यूज किया, उसके बाद इसके माइंड में आया कि ये मॉड्यूल तो ठीक है लेकिन जो हम नेक्स्ट मॉड्यूल मुझे चाहिए उसमें ये चेंजेस होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि यूजर ने जो इंक्रीमेंट दिया है उसको यूज करते हुए हम नेक्स्ट मॉड्यूल में चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपने पहले मॉड्यूल पे वर्किंग स्टार्ट कर दी उसके लिए जो आपने पहले रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई कर दी है वो आपकी चेंज नहीं हो सकती। आपने क्या किया, पहले रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन किया, ठीक है। उसके बाद आपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको असाइन कर दिया। कैसे असाइन कर दिया, उस इंक्रीमेंट के बेस पर जो आप पहले मॉड्यूल के डेवलपमेंट के बाद आपको क्लाइंट ने दिया है। और ये जो आपकी इंक्रीमेंट्स आएगी आपके बेसिकली सेकंड वर्जन में आएगी, फर्स्ट वर्जन में नहीं आएगी। ये वर्जन 1 का मतलब क्या है कि एक मॉड्यूल, ठीक है। यहाँ पर हम एक मॉड्यूल बना रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे, उसको डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, वैलिडेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ये सारे स्टेप वही है जो कि हम प्रीवियस मॉडल में देखे जा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ चेंजेस आपने उनके प्रोसेस पे फोकस करना है कि उसका प्रोसेस कैसे है। यहाँ पर वर्जन 1 लिखने का मतलब क्या है कि ये एक मॉड्यूल की डेवलपमेंट है, ठीक है। आपने एक मॉड्यूल बनाया, आपने कस्टमर को दे दिया, अपने क्लाइंट को दे दिया, क्लाइंट ने उसको क्या किया, उसको यूज किया। फिर उसके बाद क्लाइंट की अगर रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो वो रिक्वायरमेंट उसके नेक्स्ट मॉड्यूल में चेंज होगी, उसी मॉड्यूल में उसकी रिक्वायरमेंट चेंज नहीं हो सकती। इसके अगर हम एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि कस्टमर वैल्यू है
और अगर हम ओवरऑल इसके एडवांटेज की बात करें तो ये जो हमारा कस्टमर का इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पर मैक्सिमम है। तो कैसे मैक्सिमम है कि जैसे हम मॉड्यूल बेस पे हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, हमने एक मॉड्यूल बना के कस्टमर को दिया, उसमें वो अगर उसको कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं वो बताएगा, मीन्स वो अगेन इंटरेक्ट कर रहे हैं डेवलपर के साथ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर क्या है, फ्लेक्सिबल टू चेंज है, ठीक है, क्या आप इसमें जो चेंज है वो आप इजीली यहाँ उसको आप मैनेज कर सकते हैं। इंक्रीमेंट्स का, अर्ली इंक्रीमेंट्स का मतलब क्या है कि आप अगर आपके पास कोई लार्ज प्रोजेक्ट है, अर्ली इंक्रीमेंट्स या अर्ली डिलीवरी का मतलब क्या है कि आपको फौरन से पूरा सिस्टम तो नहीं मिल जाता आपको एक ही टाइम पे, लेकिन क्या होता है कि उसके कुछ मॉड्यूल आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका रिस्क जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है टेंड टू रिसीव द मोस्ट टेस्टिंग। चूंकि यहाँ पर हमारी जो टेस्टिंग है वो ओवरऑल नहीं हो रही है, हमारी मॉड्यूल की बेस पे टेस्टिंग हो रही है, तो यहाँ पर जो आपके टेस्टिंग होगी वो उसको ओवरऑल देखा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसकी प्रॉब्लम्स की बात करें, अगर हम वाटरफॉल जो मॉडल था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम प्रॉब्लम देखें तो इसमें एक ही प्रॉब्लम है, पहले यहाँ पर लिखा हुआ मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, वैलिडेशन प्रॉब्लम है, मेंटेनेंस प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ एक रीजन की बेस पर आई हैं। वो रीजन आपका क्या है कि चूंकि हम क्या कर रहे हैं, हम जो अपना प्रोडक्ट है उसकी हम मॉड्यूल बेस पे वर्किंग कर रहे हैं, हमने एक मॉड्यूल बना के दिया और जो हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल की वर्किंग है वो यूजर के इंक्रीमेंट पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो चूंकि वो यूजर के इंक्रीमेंट पर डिपेंड कर रही है, जैसे हमने एक मॉड्यूल दे दिया, डेवलपर का उसके साथ लिंक खत्म हो गया, ठीक है, अब दूसरा मॉड्यूल डेवलपर के पास है। तो इस तरह क्या है कि आपका जो सिस्टम है, जो आपका सॉफ्टवेयर आप जो बना रहे हैं, आप उसको एक ही दफा डिलीवर नहीं करते। तो जब आप उसको एक ही दफा डिलीवर नहीं करते तो आपने अपने प्रोजेक्ट को डॉक्यूमेंट भी नहीं किया होता। तो चूंकि आपने अपने प्रोजेक्ट को डॉक्यूमेंट नहीं किया होता, इसकी वजह से आपको मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स आती हैं, वैलिडेशन प्रॉब्लम्स आती हैं, मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स आती हैं। ये था हमारा इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, जिसमें हमने एक ही बात देखी है कि आपका सॉफ्टवेयर बन रहा है, कैसे बन रहा है, आपकी उसकी मॉड्यूल की बेस पे वर्किंग हो। नेक्स्ट है हमारे पास स्पाइरल डेवलपमेंट। अगर हम स्पाइरल की बात करें तो ये जो आपको पिक्चर में ये एक लूप नजर आ रहा है, तो ये बेसिकली क्या है, आपका स्पाइरल है, ठीक है। स्पाइरल डेवलपमेंट में कैसे वर्किंग होती है कि इसमें जो एक्टिविटी हमारे पास जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही थी वो एक सिक्वेंशियल की फॉर्म में नहीं परफॉर्म हो रही होती, ठीक है। इसका जो एक लूप है, ये यहाँ पर आपको इस डायग्राम में जो एक लूप नजर आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये बेसिकली क्या है, इसका एक फेज है और यहाँ पर कोई जो नंबर ऑफ फेज है वो फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं, जहां पर भी आपको एक वर्ड लिखा नजर आएगा रिस्क, ठीक है, वहां पर आपने क्या करना है, आपने स्पाइरल जो डेवलपमेंट है, ठीक है, या स्पाइरल जो मॉडल है, आपने उसको टिक करना है, ठीक है। ये जो हमारा स्पाइरल डेवलपमेंट होती है ये बेसिकली रिस्क को फोकस करता है। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें, तो यहाँ पर अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि आपने ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उसको सेट करना है, उसके बाद आपने रिस्क को असेस करना है, फिर आपने डिफरेंट जो है वो पाथ चूज करना है कि आपने रिस्क को कैसे रिड्यूस करना है, ठीक है। अब रिस्क को असेस और उसको रिड्यूस करने के बाद हम क्या करते हैं कि हम अपने जो भी आपने एक सिस्टम बनाना है उसका हम एक प्रोटोटाइप बना लेते हैं, ठीक है। आप जैसे ही उसका एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, आपने जितनी भी, क्योंकि आप प्रोटोटाइप बनाते हैं उस पर आप सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जो भी आपका रिस्क असेस हुआ है, जो भी आपने रिस्क देखा है उसको आप रिड्यूस करते हैं, तो ये आपके जो सारी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ये आपके उस प्रोटोटाइप मॉडल पे बनते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है आप उसका फाइनल वेरिएंट पे डेवलपमेंट करते हैं और उसको आप वैलिडेट करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये जो आपको प्लानिंग नजर आ रहा है ये बेसिकली आपके नेक्स्ट लूप की है, ठीक है। अब ये आपका नेक्स्ट लूप या नेक्स्ट फेज किस पर डिपेंड करता है, ये आपके मैनेजर पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये आपके कस्टमर पर डिपेंड करता है। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, अगर आपका जो मैनेजर है वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि आपका जो, अगर आपने इसमें कोई चेंजेस करनी है, इस आपने जो आपने सिस्टम बनाया है, तो उसको आप अगेन एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से जैसे ही आपका यहाँ पर तक एक लूप जो है वो कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट आपने अगेन उसकी वर्किंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया था कि ये जो आपका लूप है, मीन्स आपका जो फेज है वो फिक्स नहीं है, ये किस पर डिपेंड कर रही होती है, आपके जो आपका मैनेजर है उस पर डिपेंड कर रही होती हैं। यहाँ पर चूंकि ये हमारे पास, अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेटिंग की बात करें, यहाँ पर हम रिस्क को असेस और रिडक्शन की बात करें, यहाँ पर हम प्रोटोटाइपिंग की बात करें, यहाँ पर हम डेवलपमेंट वैलिडेशन की बात करें, तो ये जो हमारे पास एंगल बन रहा है ये ओवरऑल 360 का बन रहा है। अगर यहाँ से यहाँ तक 180 तक अगर हम कहें तो इट मीन्स कि इसके जो दो एक्टिविटीज हैं सिर्फ वो परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है। और अगर हम इसमें एक टर्म आती है एंगुलर डायमेंशन। एंगुलर डायमेंशन का मतलब क्या है
कि जैसे ही आपका यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मीन्स जैसे ही आपके लूप एक्सपैंड होंगे वैसे वैसे आपकी क्या होगी, कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर अगेन वही बताया हुआ कि आपने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जो है उसको सेट करना है। ठीक है, फिर आपने रिस्क असेस करना है, इसको रिड्यूस करना है, फिर आपने जो आपका सिस्टम है उसको अपने डेवलप करना है, वैलिडेट करना है। उसके बाद अगर आपका जो मैनेजर है वो सेटिस्फाइड नहीं है, आपने नया जो फेज है उसको स्टार्ट करना है उसी प्रोजेक्ट में। ठीक है, आपने उसी प्रोजेक्ट को रिफाइन करना है, तो ये जो आपका प्लानिंग फेज है ये आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये था हमारा स्पाइरल मॉडल। आई होप आपको स्पाइरल मॉडल की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम देखते हैं, इसमें एक चीज रह गई है कि जो हमारा स्पाइरल मॉडल है इसको मेटा मॉडल कहते हैं। ठीक है, इसको मेटा मॉडल क्यों कहते हैं कि ये हमारे पास जितने भी प्रीवियस मॉडल है सबका मिक्सचर है। अब मिक्सचर कैसे है कि यहाँ पर हम एक वाटरफॉल मॉडल की टेक्निक्स भी आ रही हैं। ठीक है, कि हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को परफॉर्म करें, सीक्वेंस में नहीं करें, लेकिन एक स्टेप के बाद हम दूसरे स्टेप को परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर चूंकि फीडबैक भी आ रहा है, कस्टमर जो है वो लिंक्ड है, तो ये इटरेटिव मॉडल आ जाता है इसमें। उसके बाद यहाँ पर हम देखे हैं कि हमने एक प्रोटोटाइप बनाया है, तो यहाँ पर जो हमारा प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोटोटाइपिंग, वो मॉडल भी इसमें आ जाता है। तो इन सारी बेस पर हम स्पाइरल मॉडल को मेटा मॉडल। इसके बाद जो हमारा मेथड है, जो हमारे नेक्स्ट हमारे पास मॉडल आता है वो है एजाइल। डायरेक्टली हम एजाइल पे जाने से पहले हम कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हिस्ट्री देख लेते हैं कि 1970s में बेसिकली ये जो हमारा प्रॉब्लम आ रहा था रिगार्डिंग डेवलपमेंट प्रोसेस, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये क्या आ रहा था कि ये जो हमारे स्मॉल लेवल के प्रोजेक्ट्स थे उनको तो हम इजीली जो है वो क्रिएट कर लेते थे और वो होते भी हमारे हाई क्वालिटी के थे। प्रॉब्लम्स कहाँ पर आ रही थी कि जैसे ही आपको कोई लार्ज प्रोजेक्ट मिलता था तो वो उसकी क्वालिटी जो होती है एज कम्पेयर टू स्मॉल सॉफ्टवेयर मेंटेन नहीं रहती थी। ठीक है, इसके बाद 1980s में उन रीजन को फाइंड आउट किया गया कि जो कि आपके लार्ज प्रोजेक्ट्स की फेलियर्स का बायस बन रही थी। 1990s में हमने उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, मेजरमेंट्स किए गए, और इसके बाद अगर हम अभी की बात करें तो हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ऑल्दो वो स्मॉल लेवल के हैं या लार्ज लेवल के हैं, वो सारे ओवरकम हो चुके हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें कि ये जो प्रॉब्लम्स आती थी जिन रीजंस की बेस पर ये हमारे पास एजाइल मॉडल आया, उनमें सबसे पहली प्रॉब्लम्स क्या थी कि आपने जो टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया होता था। ठीक है, लेट्स सपोज कि आपने एक प्रोजेक्ट के लिए 6 मंथ या 8 मंथ का जो टाइम स्पैन है वो सेट किया हुआ है, लेकिन आपका जो टाइम लिमिट है वो एक्सीड कर गई है। ठीक है, और ये जो आपका टाइम लिमिट एक्सीड करता है इसके लिए भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं। आपका जो कॉस्ट है वो एस्केलेट हो जाता है या रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती हैं। कॉस्ट एस्केलेट मीन्स कि आपकी जो कॉस्ट है वो रैपिडली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती हैं। तो इन सारी सिचुएशन को समटाइम क्या होता है कि अगर आपकी सडन रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं तो उन रिक्वायरमेंट्स को इजीली पिकअप करना डेवलपर के लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारा एजाइल मेथड था वो किस लिए आया था, बेसिकली वो इसलिए डेवलप किया गया था कि आपके जो सिस्टम्स हैं उनको क्विकली डेवलप करे और जो टाइम आपने स्पेसिफाई किया है उसी टाइम के अंदर वो यूजर को डेवलप करे। हम इसकी जो डायग्राम है इस पे बाद में आएंगे। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि एजाइल मेथड है क्या। अगर हम एजाइल मेथड की बात करें तो इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहा जाता है कि ये एक डेवलपमेंट अप्रोच है। ठीक है, ऐसा नहीं है। एजाइल मेथड क्या है कि ये आप एक बैग है या एक अम्ब्रेला है। ठीक है, जिसमें आपके पास डिफरेंट डेवलपमेंट अप्रोचेज हैं जिनकी जो कोर थीम होती है वो सेम होती है। अब कोर थीम का मतलब क्या है कि जितनी भी इसमें डेवलपमेंट अप्रोचेज हैं उनके बेसिक्स जो हैं वो सेम है। उसके बाद उसमें स्टेप बाय स्टेप चेंजेस आ रही हैं। जैसे कि मैंने वाटरफॉल मॉडल से पढ़ाया था, उसमें मैंने ये कहा था कि जितने भी हमारे कमिंग मॉडल्स होंगे उनके लिए जो वाटरफॉल मॉडल है वो एक एज अ बेस मॉडल वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह ये जो एजाइल मेथड है इसमें क्या होते हैं, जितने भी आपके पास डेवलपमेंट अप्रोचेज हैं सबकी बेस जो है वो सेम है। उसके बाद इसमें चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो एजाइल मेथड जो होता है ये बेसिकली कोड पे फोकस करता है, डिजाइन पे फोकस नहीं करता, और ये एक एट्रैक्टिव अप्रोच है। एट्रैक्टिव अप्रोच का मतलब क्या है कि इसमें डिफरेंट फेजेस आते हैं। जैसे हमने प्रीवियसली अभी जो हमने मॉडल डिस्कस किया है स्पाइरल मॉडल, इसमें हमने उसके डिफरेंट फेजेस की बात की है। इसके बाद क्या है कि ये आपका जो आपने टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया है उसी टाइम पीरियड के अंदर आपने इसको डिलीवर करना है अगर आप इस मेथड को यूज करेंगे। उसके बाद क्या है कि अगर सडनली कोई यूजर की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है तो इस मेथड के थ्रू क्या करेंगे, वो इजीली चेंज कर लेंगे। उसके बाद अगर हम एक एग्जांपल लें, मैं ये सपोज करती हूँ कि हमारे पास एक टीम है एक्स, दूसरी टीम है वाई। ठीक है, और जो एक टीम है एक्स वो सपोज हम कह रहे हैं कि वो वाटरफॉल मॉडल के थ्रू जो है वो एक सॉफ्टवेयर बना रही है और दूसरी टीम जो है वो एजाइल मेथड को उसने अडॉप्ट किया हुआ है। तो उसमें देखें
अगर जो है यूजर की जो रिक्वायरमेंट है वो सडनली चेंज हुई है, ठीक है, या फिर उसको जो अर्ली वेरिएंट जो है वो यूजर को चाहिए, तो इसमें क्या होगा कि जो टीम है वाटरफॉल मॉडल को यूज करते हुए, ठीक है, सॉफ्टवेयर बना रही है, वो तो इन दोनों सिचुएशन में वो वर्क नहीं करेगी। लेकिन वो टीम जिसने आपका एजाइल मेथड जो अडॉप्ट किया हुआ है वो क्या करेगी, ये दोनों जो रिक्वायरमेंट्स है वो कस्टमर की फुलफिल करेगी। जितनी नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो प्रोपोनेंट्स थे एजाइल मेथड के, उनके क्या कॉन्सेप्ट है कि ये जो हमारे पास करंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो बहुत हैवी वेट है, ठीक है, उसमें जो है वो बहुत सी इररिलेवेंट चीजें जो है वो परफॉर्म हो रही हैं। अब उसमें जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो रिजिड थी, मीन्स ये जो शॉर्ट डेवलपमेंट साइकिल के लिए तो वो अप्रोप्रिएट होते थे, ठीक है, और जैसे ही आपकी चेंजिंग जो रिक्वायरमेंट्स थी वो चेंज होती थी तो उसके लिए वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाती थी, ठीक है। इन सारी सिचुएशन को, इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एजाइल मेथड आया। एजाइल मेथड क्या है, ये लाइट वेट है, पीपल बेस्ड है रादर देन प्लान बेस्ड है। पीपल बेस्ड या प्लान बेस्ड क्या है, ये नेक्स्ट हम इसकी मेथडोलॉजीज में देख लेते हैं। और ये जो हमारा एजाइल मेथड है इसकी कोई एक मेथडोलॉजीज नहीं है, ठीक है, इसके पास इसकी मल्टीपल जो है वो मेथडोलॉजीज हैं, लेकिन उनमें जो टॉप मोस्ट है वो एक्सपी है। अगर हम इसके मेथडोलॉजीज की बात करें तो इसके डिफरेंट मेथडोलॉजीज हैं, एक्सपी है, स्क्रम है, क्रिस्टल फैमिली है, एफडीटी है, ओपन सोर्स है, एजाइल मॉडलिंग है, प्रैग्मेटिक प्रोग्रामिंग है। तो इसमें ये जो हमारे पास पहली 3 इसके मेथडोलॉजीज हैं इनको हम इन डिटेल देखेंगे। बाकी जो मेथडोलॉजीज हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में देखेंगे या फिर हम उनको स्किप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्क्रम मेथडोलॉजी की, तो स्क्रम मेथडोलॉजी में एक वर्ड लिखा हुआ है टीम सेंट्रिक, ठीक है। अब टीम सेंट्रिक का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई लीडर नहीं है, ठीक है, जितने भी उसके जो डेवलपर्स हैं, लेट्स सपोज कि हमारे पास 4 डेवलपर्स हैं, तो वो जो चारों डेवलपर्स हैं उनका जो लेवल है वो सेम है, सबके पास इक्वल राइट्स हैं, ठीक है। अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, टेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम है, कोडिंग में कोई प्रॉब्लम है, डिजाइनिंग में कोई प्रॉब्लम है, तो वो जो चारों आपके डेवलपर हैं वो चारों आंसरेबल हैं, ठीक है। वो चारों जो है उनको रीजंस देंगे, इंस्टेड आपके हम किसी एक पर्सन से पूछेंगे ये तुम्हारा काम है, कि मीन्स हमने यहाँ पर जो वर्क है उसको कैटेगराइज नहीं किया हुआ। ये जो हमने आपके पास जो 4 डेवलपर्स हैं उन सबको हमने सेपरेट टाइम जो काम है वो साइन नहीं किया हुआ, ठीक है। टीम सेंटर के बाद हम ये देखते हैं कि ये जो हमारी स्क्रम मेथोडोलॉजी है इसमें 2 रोल होते हैं। पहला आपका स्क्रम मास्टर है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि टीम सेंट्रिक में जितने भी आपके डेवलपर हैं सबके इक्वल राइट्स हैं, इसमें कोई लीडर नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि इसमें एक स्क्रम मास्टर होता है। स्क्रम मास्टर क्या, मास्टर जो है, मास्टर और लीडर क्या एक ही चीज है, ऐसे नहीं है। इसके अगर हम एग्जांपल लें तो ये जो हमारे पास क्रिकेट टीम होती है, ठीक है, क्रिकेट टीम में ये जो एक कोच होता है, ठीक है, जो कि उसको गाइड कर रहा होता है, गाइडेंस दे रहा होता है। और दूसरा जैसे ही वो जो आपकी क्रिकेट टीम है, ठीक है, वो प्ले ग्राउंड में आती है तो उसमें एक पर्सन होता है जो कि उसको लीड कर रहा होता है, जिसको हम कैप्टन कहते हैं, ठीक है। तो कैप्टन क्या है, वो लीडर है। कैप्टन और कोच में डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये जो स्क्रम मास्टर है वो क्या है, बेसिकली कोच है, ठीक है, एक आपका एक्सपीरियंस पर्सन है जिससे आप गाइडलाइन ले सकते हैं। उसके बाद क्या है, आपका प्रोडक्ट ओनर है। प्रोडक्ट ओनर मतलब कि जिसके लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो आपका क्लाइंट है, ठीक है। अगर आपका क्लाइंट जो है वो आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है तो इट मीन्स, देखे ना, हम स्क्रम मेथोडोलॉजीज में भी क्या हो रहा है कि ये जो हमारी एजाइल मेथोडोलॉजी है यहाँ पर भी बेसिकली ये मॉड्यूल बेस्ड वर्किंग है। तो उसमें क्या है कि आपका जो क्लाइंट है, ठीक है, वो यहाँ पर 5th पर्सन बन जाएगा जो कि एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में। इसके बाद अगर हम देखें कि नेक्स्ट हमारी मेथोडोलॉजी क्या है, एक्सपी मेथोडोलॉजी है। एक्सपी मेथोडोलॉजी मीन्स एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ प्रोग्रामिंग होगी, ठीक है। और ये जो हमारी एक्सपी मेथोडोलॉजी होती है ये कस्टमर सेंट्रिक होती है। प्रीवियसली हमने कहा था कि वो जो हमारी स्क्रम मेथोडोलॉजी थी वो टीम सेंट्रिक थी, लेकिन ये हमारी एक्सपी मेथोडोलॉजी जो है ये कस्टमर सेंट्रिक है। कस्टमर सेंट्रिक का मतलब क्या है, जैसे कि उसमें भी आपका क्लाइंट जो है वो इंटरेक्ट कर रहा था, उसकी फीडबैक पे चेंजेस हो रही थी। इसी तरह ये जो हमारी एक्सपी मेथोडोलॉजी है इसमें भी क्या होता है कि ये जो आपका कस्टमर है उसके फीडबैक पे, उसके इंक्रीमेंट पे क्या होता है, आपके वेरिएंट चेंज होते हैं। और इसमें भी आपकी इंक्रीमेंटल की तरह वर्किंग होती है कि आप एक मॉड्यूल बना के दे देते हैं, ठीक है, और फिर उस मॉड्यूल की बेस पे ये जो आपका कस्टमर है आपको फीडबैक देता है और उस फीडबैक की बेस पे आप जो नेक्स्ट मॉड्यूल है उसमें आप चेंजेस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्रिस्टल फैमिली है। क्रिस्टल फैमिली में जो चीजों को फोकस किया जाता है वो बेसिकली 4 हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेवलपर्स, ठीक है,
यहाँ पर हमने डेवलपर पे फोकस करना है, उन लोगों पे फोकस करना है जो आपको सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं। फिर हमने जो नेक्स्ट चीज फोकस करनी है वो हमने ये देखना है कि वो आपस में इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं। उसके बाद हमने बिजनेस क्रिटिकलिटी को देखना है, प्रायोरिटीज को देखना है। अब सबसे पहले यहाँ पर तो हमने ये देखना है कि वो जो लेट्स सपोज कि हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, बनवा रहे हैं, तो हमने ये देखना है कि वो जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उनकी स्किल्स क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखना है कि वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनका इंटरेक्शन अच्छा है या बुरा है। अगर उनका इंटरेक्शन अच्छा नहीं है तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको कैसा सॉफ्टवेयर बना के देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने जो आपका सॉफ्टवेयर है या जो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्रिटिकलिटी को देखा जाता है। उसके बाद ऑब्वियसली ये जो एजाइल मेथड है ये हमारे लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए आया था। तो यहाँ पर क्या है कि प्रायोरिटीज, लार्ज प्रोजेक्ट्स में हमारे पास मल्टीपल चीजें होती हैं, तो हम प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं। प्रायोरिटी बेस पे प्रायोरिटी को भी यहाँ पर फोकस किया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर चीजों को फोकस नहीं किया जाता तो वो दो हैं, टूल को फोकस नहीं किया जाता या फिर हम कह सकते हैं कि टेक्निक को फोकस नहीं किया जाता, ठीक है। अब टेक्निक का मतलब क्या है कि जैसे हमारी जो स्क्रम मेथोडोलॉजी थी वो क्या कह रही थी कि सबको इक्वल राइट्स दे रही थी, ठीक है, ये उसकी एक टेक्निक थी, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी एक्सपी मेथोडोलॉजी थी वो कस्टमर को क्या कह रही थी, कस्टमर को फोकस कर रही थी, ये भी इसकी एक टेक्निक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ डेवलपर्स को चेक कर रहे हैं कि उनकी स्किल्स हम देख रहे हैं, हम उनको कोई फोकस नहीं कर रहे एज सच जैसे कि हम प्रीवियसली उनको फोकस कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हमारे पास आई थी एजाइल मेथड्स में वो क्या थी, अगर आपका कस्टमर जो है, जैसे हमने बात की उसमें स्क्रम में कि जो आपका 5th पर्सन है वो आपका जो क्लाइंट है वो बन जाता है। तो जैसे ही आपका कस्टमर है या क्लाइंट आपके सर पे बैठा रहेगा, बताता रहेगा कि मुझे ये चेंजेस चाहिए, ये चेंजेस चाहिए, ये चेंजेस चाहिए, तो ये डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। ऑल्दो इसमें एक फायदा भी है, ठीक है, कि अगर आपका कस्टमर आपके सर पे बैठा हुआ है, आपको बताते जा रहा है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, तो उसमें देखेंगे जो आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसमें कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। समटाइम ये है ये मे बी जो अपने टीम मेंबर्स हैं, मीन जो आपके डेवलपर्स हैं, उनके पास वो स्किल ही नहीं है जिसके लिए आपने प्रोजेक्ट अपना साइन किया हुआ है। और ये स्किल हम किस पे फोकस कर रहे हैं, जो हमारी थर्ड मेथोडोलॉजी थी, क्रिस्टल मेथोडोलॉजी थी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर आपके पास मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, ठीक है, और मल्टीपल क्लाइंट्स की सडनली प्रायोरिटीज जो है या रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती हैं, तो वहां पर ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, ठीक है। और अगर आपने सिंप्लिसिटी मेंटेन करनी है अपने वर्क में तो इसके लिए भी आपको एक एक्स्ट्रा जो वर्क है वो करना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर दैट हमारा लास्ट टॉपिक है विन विन स्पाइरल मॉडल। जैसे कि हमने पहले स्पाइरल मॉडल को डिस्कस किया है, ये जो हमारा विन विन स्पाइरल मॉडल है ये बेसिकली स्पाइरल मॉडल की एक एक्सटेंशन वर्जन है, ठीक है, एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। अब जितने फेज, जैसे ही उसके हमने प्रीवियसली बात किया कि उसके कोई फेजेस जो है वो फिक्स नहीं होते हैं, उसके जो फेजेस हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, मैनेजर पे डिपेंड कर रहे होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सेम है। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर क्या है, विन विन स्पाइरल मॉडल और स्पाइरल मॉडल में डिफरेंस क्या है कि जब रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो स्पेसिफाई होती हैं तो जो आपकी डेवलपमेंट टीम है और कस्टमर है उनके दरमियान डिस्कशन हो जाती है कि इस पे उन रिक्वायरमेंट पे, ठीक है, उस पर वो निगोशिएट कर लेते हैं। लेकिन स्पाइरल मॉडल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। और जैसे ही उन्होंने डिस्कशन की होती है तो क्या होता है कि रिक्वायरमेंट्स, और इसके बाद इसको विन विन का नाम क्यों दिया गया है कि ये विनिंग सिचुएशन होती है दोनों की, डेवलपमेंट टीम की भी और कस्टमर की भी, ठीक है। क्यों विनिंग सिचुएशन होती है कि कस्टमर ने, जैसे कस्टमर ने डिस्कशन की है, उसने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं, ठीक है। अब उसने कस्टमर को जो सिस्टम मिला है, ठीक है, उसमें वो सारी डिटेल्स हैं जो उसने बताई हुई हैं, ठीक है, मीन्स उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको अपना जो सॉफ्टवेयर है वो मिला है, तो ये उसकी विनिंग सिचुएशन है। और डेवलपमेंट टीम की एक ऐसे विनिंग सिचुएशन है कि जो उसके क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई की थी उसने उनको फुलफिल किया है, मीन्स उसने, उसका जो क्लाइंट है वो उससे बहुत खुश है, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सबसे पहले इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट को डिस्कस किया, उसके बाद हमने स्पाइरल डेवलपमेंट को डिस्कस किया, उसके बाद हमने एजाइल मेथोडोलॉजीज देखी, उसके बाद हमने विन विन स्पाइरल मॉडल देखा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।